हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करीब 10 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। और ये जो 10 प्रश्न होंगे, जो मेंस का प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। मेंस का प्रैक्टिस है, वो किसका? बीपीएससी 67 के लिए जो प्रैक्टिस चल रहा है, उसी में से हम ये कॉपी निकाले हैं जो अच्छी कॉपी है। कंटेंट भी उनका सही है, प्रश्न के मुताबिक भी लिखा गया है। जहाँ कोई कमी है वो भी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इन कॉपियों को देख के, इन व्याख्याओं को देख के आप प्रश्न, अच्छा प्रश्न और आकर्षक प्रश्न, जो अंकदायी प्रश्न हो, ठीक है, जो पढ़ने वाले को भी लगे कि नहीं नहीं, पूरा प्रश्न भी पढ़ लेना चाहिए, इस तरीके के आप उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं 10 प्रश्नों को हम देखेंगे और उसमें से हो सकता है जो टेस्ट होने वाला है वो भी आपका इसी में कवर हो जाए। तो आप एक बार अगर सुन लेंगे तो आपका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सुनते हुए अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है। इसमें जैसे 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विचारों में भिन्नता है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह मात्र सिपाही विद्रोह था। ध्यान रखना कैसे लिखना है, क्योंकि हम कारण और परिणाम जानते हैं, उसका प्रभाव जानते हैं, उसकी असफलता का कारण जानते हैं। लेकिन प्रकृति और स्वरूप पे अगर प्रश्न आ जाए तो हमें लगता है कि आप लोग वही कारण और परिणाम के आसपास ही घूमेंगे, जहाँ तक हमें मालूम है, ठीक है। तो ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह मात्र सिपाही विद्रोह था। सर जॉन सीले, सीले देखिए स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, अनुसार यह पूरी तरह एक देशभक्त रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसका ना तो कोई अपना नेता था और ना ही लोगों का समर्थन प्राप्त था। 1857 में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था, परंतु कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह अथवा गदर की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कई सारे अब सुने होंगे, जैसे कि 1857 के विद्रोह के विषय में प्रमुख तथ्य, ठीक है। तो तथ्यों पर भी ध्यान देंगे इसमें। तो सैनिक विद्रोह मानते हैं पहले, तो जॉन लॉरेंस हैं और सीले, इन दो लोगों ने बताया था कि 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह के रूप में, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी और उसके अधिकारियों ने भारत में अपनी शासन की कमजोरी छिपाने के लिए अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। किंतु हम इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, मतलब हमें ये बात काटनी भी पड़ेगी। कैसे? कि सैनिकों के साथ साथ इनमें गैर सैनिकों की भी भागीदारी थी भाई। किसान थे, जमींदार थे, मजदूर वर्ग था, सब लोग इसमें शामिल थे। फिर अवध से आए हुए सैनिक एक स्वर से कृषक असंतोष व्यक्त कर रहे थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने क्या कहा, विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। लेकिन यह व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोगों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी इसमें बड़ी संस्था में भागीदारी रही है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कुंवर सिंह तक हिंदू कुलीन वर्ग ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। अब अगला जो तथ्य है, ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम है। अब इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम था। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को ना तो प्रथम कहा, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। वो इसलिए अच्छा संज्ञा दी क्योंकि इस विद्रोह में शामिल जो नेता लोग रहे, उनका उद्देश्य समान नहीं था।
यह आंदोलन किसान और जनजातीय आंदोलनों की श्रृंखला में से एक था। ठीक है, यह तथ्य देते हैं। यह विद्रोह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है, राष्ट्रवाद की भावना को नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो लोग लड़ रहे थे वो अपने एक विशेष क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के लिए लड़ रही थी? झांसी के लिए। तात्या टोपे जो नाना साहब थे कानपुर के लिए। अवध की जो बेगम हजरत महल थी वो अवध के लिए लड़ रही थी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इसलिए था, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं था। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरीके, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी डी सावरकर, विपिन चंद्रपाल जैसे भारतीय इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं लोग। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इस विद्रोह में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी भी देखी गई थी। ठीक है, यह विद्रोह एक क्षेत्र में सीमित न होकर विस्तृत क्षेत्र में फैला था। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच विद्रोह के दौरान समन्वय स्थापित भी हो गया था तथा एक क्षेत्र के नेताओं की गतिविधियां दूसरे क्षेत्र के नेताओं को प्रभावित करने लगी थी। ठीक है, तो ये इसका स्वरूप है, प्रकृति है। ठीक है, अंत में हमें एक निष्कर्ष भी देना पड़ेगा। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि यह विद्रोह आधुनिक राष्ट्रवाद को भले ही अभिव्यक्त न करता हो, किंतु आरंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अवश्य ही व्यक्त करता है। ठीक है, संतुलित निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष भी इनका बहुत बढ़िया है, जो विभिन्न विचार और घटनाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। ठीक है, ये हो गया इनका उत्तर, यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हरित क्रांति से संबंधित है, ये भी प्रश्न लिखा गया है और ये जो प्रश्न है ये बड़ा अच्छा लिखा गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये सेकंड पेपर का है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आलोचनात्मक विश्लेषण करना, ध्यान रखना यहाँ पे, हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का। तो सबसे पहले हमें परिचय देना होगा किसका? हरित क्रांति का। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति कब चलती है? 67-68। तो पृष्ठभूमि देखेंगे। 1960 के मध्य में अनाज संकट से पूरे देश में अकाल की स्थिति बनी। ठीक है, पृष्ठभूमि के रूप में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु तत्काल और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसकी परिणति हरित क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई। तो इनका जो पृष्ठभूमि है ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से संतुलित रूप में लिखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हम पेज भर भर कर लिखते हैं, इन्होंने देखिए अच्छे से गैप भी दे रखा है। ठीक है, तो इनकी कॉपी भरी हुई भी दिख रही है और ज़्यादा इरिटेशन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है इसमें कि भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है। क्यों? क्योंकि भाई 1967-68 और वर्ष 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति के उद्देश्य की बात करें, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दे दिया। फिर क्या है कि लघु अवधि के लिए भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु, दीर्घ अवधि के लिए क्या क्या काम था? दीर्घ अवधि में कृषि का आधुनिकीकरण था, कच्चे माल की आपूर्ति थी, बुनियादी ढांचा का विकास था, फिर कृषि का वैश्वीकरण, वैज्ञानिक अध्ययन, फिर रोजगार सृजन। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब हरित क्रांति के मूल तत्व क्या थे? तो हरित क्रांति के मूल तत्व देखिए इसी हिसाब से आपको लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्रांति में शामिल जो महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये मुख्य रूप से रही हैं। फिर उन्नत आनुवंशिक बीजों का उपयोग, फिर दोहरी फसल प्रणाली, फिर कृषि क्षेत्र का विस्तार, ये इसका मूल तत्व रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विकास का प्रभाव। हरित क्रांति के विकास का प्रभाव क्या है? फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, पहली बात। इसके परिणाम स्वरूप 78-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ था और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित भी हो गया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की
अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि भी हुई थी। ठीक है। फिर खाद्यान्न आयात में कमी हुई। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में, ठीक है, केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। ठीक है। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। आज के समय में आप देख सकते हैं खाद्यान्न की प्राप्ति, खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति शुद्ध उपज या शुद्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। किसानों को भी लाभ हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय के स्तर में बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। ठीक है भाई, लाभकारी रहा तो उन्होंने निवेश भी किया है। औद्योगिक विकास की बात करें तो हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, डीजल इंजन, पंपिंग सेट आदि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हुई। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार भी बढ़ा है। देखेंगे तो बहुफसली और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। ठीक है। आलोचना भी करनी पड़ेगी हमको। अब आलोचना करिए, चाहे सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाव बताइए। आलोचना हम कर सकते हैं कैसे? गैर खाद्य अनाज इसमें शामिल नहीं था। दूसरा, हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट का सीमित कवरेज था। ठीक है। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, फिर पानी की खपत और मृदा फसल उत्पादन पर इसका प्रभाव, बेरोजगारी बढ़ी, फिर स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है। फिर इसके बाद निष्कर्ष भी देना है। निष्कर्ष कैसे देंगे? कुल मिलाकर हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही है। यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। जैसा कि कल का जो टेस्ट है, कल के टेस्ट में दिया गया है अ, हिंद प्रशांत क्षेत्र। ठीक है। इस पे आप लोग लिखे भी हैं, लगभग सबके उत्तर सही भी थे, लेकिन फिर भी एक बार इस हिसाब से देख लेंगे। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात, इस प्रदेश पर क्वाड देशों की व्यूह रचना की व्याख्या कीजिए। तो इनकी व्यूह रचना की व्याख्या कैसे करेंगे तो वो हम देख लेंगे अभी। पहले हम देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है, जिसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। ठीक है। अब हम चलेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व देख लेंगे। तो महत्व की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में भू राजनीतिक रूप से विश्व के विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक और संघर्ष का नया मंच बन चुका है। साथ ही यह क्षेत्र अपनी अवस्थिति के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसे हम इस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे विश्व व्यापार का 75% योगदान है इस क्षेत्र का। इसमें करीब 35 देश शामिल हैं। ठीक है। वर्तमान में विश्व व्यापार का 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व में सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। ठीक है। दूसरा है विश्व जीडीपी का 60% योगदान है। विश्व जीडीपी का 60% का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। यह क्षेत्र ऊर्जा, व्यापार, पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर उपभोक्ता और उत्पादन दोनों 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 शर्तों के लिए संवेदनशील बना रहता है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे क्षेत्रीय व्यापार और निवेश क्या है। जानकारी मानते हैं कि इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी आवश्यक घटक मौजूद हैं। कहीं कहीं स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, ये तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान कम देना है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ये सबसे अच्छी बात है। तो हाल की कुछ घटनाएं इस क्षेत्र में जोर पकड़ रही भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा का संकेत देती हैं, जिसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्च, नौसैनिक क्षमताएं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गला काट प्रतिस्पर्धा शामिल है। महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात कर लें इसमें,
तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर आता है, जहाँ पर आसियान के देश और चीन के मध्य लगातार विवाद चलता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है मलक्का जलडमरू, मध्य इंडोनेशिया के पास स्थित यह जलडमरू मध्य व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह देखें तो वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था की कुंजी हिंद प्रशांत क्षेत्र के हाथ में ही है। अब हम बात करेंगे क्वाड की। क्वाड क्या भाई? क्वाड जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी कहते हैं भाई। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान भी है। ठीक है, क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य है स्वतंत्र, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना। अब इसकी व्यूह रचना क्या है? अब व्यूह रचना की अगर बात करेंगे तो इसमें देख सकते हैं आप, और आप लोग अगर ग्रुप में देखे होंगे तो जो पॉइंट्स दिए थे उसी आधार पर ये लिखा भी गया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक विंग की स्थापना है। मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक है, त्रिपक्षीय वार्ता किसके किसके? भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में। यही है इंडो पैसिफिक विंग। क्वाड देश इस मंच का प्रयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को संतुलित करने के लिए कर रहे हैं। फिर चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा ढांचा तैयार करना चाहते हैं। फिर 13वीं ईस्ट एशिया समिट हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर यह केंद्रित था। ठीक है, फिर क्वाड का उद्देश्य क्या है? क्वाड का उद्देश्य देखें, स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने उत्तर को पूरा कवर कर दिया, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्व की अधिकतम आबादी और क्षेत्रफल शामिल है। इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करना तथा संभावनाओं को पूरा करने में क्वाड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। विश्व के लिए तो है, लेकिन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, नैनो प्रौद्योगिकी क्या है? ये भी सेकंड पेपर का है, साइंस टेक का प्रश्न है ये। तो नैनो प्रौद्योगिकी क्या है? इसके प्रभाव को रेखांकित करना भाई। तो नैनो प्रौद्योगिकी परमाणु और अणु के पैमाने पर विज्ञान और इंजीनियरिंग है। यह सामग्री और उपकरणों का हेर फेर और उपयोग इतना छोटा है कि कुछ भी छोटा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, 0.1 और 100 नैनोमीटर आकार के बीच ये होते हैं। ये पदार्थ उचित ऊर्जा रूपांतरण कर सकते हैं भाई। पहली बार 1960 के दशक में जॉन मैक्रिन ने इस प्रौद्योगिकी पर रिसर्च और विकास किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखें, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार ने बंगलुरु, हैदराबाद में इससे संबंधित संस्थान को खोला गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार ने नहीं, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा होना चाहिए था। ठीक है, ये इन्होंने गलती कर रखी। फिर नैनो प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्या होगा? देखिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर इसका प्रभाव है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रभाव है, रसायन क्षेत्र में प्रभाव है, पर्यावरण में प्रभाव, प्रदूषण पर प्रभाव है, कृषि विपणन, खाद्य उद्योग में प्रभाव है, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देख सकते हैं। साथ में सैन्य उपकरणों के मामले में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये इन्होंने थोड़ा सा गलत किया है, यहाँ पर इन्होंने प्रभाव अलग से बता दिए। ठीक है, ये इतना एरिया जो है ना, ये ना कवर किए होते, इससे सीधे सीधे स्वास्थ्य और चिकित्सा से आ जाते, इसकी व्याख्या कर दिए होते। तो इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में देखिए, नैनो मटेरियल्स का मानव शरीर के भीतर और बाहर दोनों जगह उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीक का व्यापक अनुप्रयोग है। कैसे है? दिल के दौरे के लिए नैनो डिटेक्टर। ठीक है, धमनियों में पट्टिका की जांच के लिए नैनो चिप्स, नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि के लिए नैनो कैरियर्स, मस्तिष्क को दवा वितरण के लिए नैनो कण, तंत्रिका संबंधी विकारों के चिकित्सीय उपकरण। ठीक है, फिर नैनो फ्लस रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर खाद्य उद्योग में क्या होगा? नैनो तकनीक में
बेहतर बनावट और स्वाद के साथ सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का उत्पादन करने की क्षमता होती है। ई कोलाई ई कोलाई की उपस्थिति का पता एक संदूषण सेंसर का उपयोग करके लगाया जा सकता है, और जो प्रकाश की एक फ्लैश का उपयोग करता है बस। ठीक है। नैनो एनकैप्सुलेशन द्वारा विटामिन विटामिन देखिए यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, इसको हिंदी में ही लिखना था यहाँ पे। ठीक है। फिर एंटीऑक्सीडेंट, स्वास्थ्यवर्धक, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है। फिर अंतरिक्ष के मामले में देखें तो कार्बन नैनो ट्यूब आधारित सामग्री संरचनात्मक ताकत को बनाए रखने या सुधारने के दौरान अंतरिक्ष यान को वजन कम करने में मदद कर सकती है। अंतरिक्ष यान में रसायनों को ट्रैक करने के लिए नैनो सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। अंतरिक्ष लिफ्ट बड़ी मात्रा में वस्तुओं को कक्षा में पहुंचाने की लागत में कटौती करता है। ठीक है। फिर कृषि की बात करें तो नैनो सेंसर का उपयोग करके पौधों के वायरस और मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर का भी पता लगाया जा सकता है। फिर नैनो बारकोड और नैनो प्रसंस्करण का उपयोग करके कृषि उपज की गुणवत्ता की संभावित रूप से निगरानी की जा सकती है। फिर रासायनिक उर्वरक जीन को नैनो कैप्सूल की बदौलत मतलब पौधों के वांछित क्षेत्र में प्रभावित ढंग से पहुंचाया जा सकता है। फिर पानी है, उर्वरक है, रसायनों का उपयोग है करने वाले नैनो सेंसर और वितरण प्रणाली के सटीक खेती संभव हो सकती है। फिर पर्यावरण के मामले में देखें तो आयनों के साथ वायु शोधन, नैनो बबल्स के साथ अपशिष्ट जल शोधन या भारी धातुओं के लिए नैनो फिल्टरेशन सिस्टम इसके कुछ पर्यावरण के अनुकूल अनुप्रयोग हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया को अधिक कुशल और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए नैनो कैटलिस्ट उपलब्ध है। फिर ऊर्जा के मामले में बात करें, इस आविष्कार में मौजूदा सौर पैनलों की क्षमता बढ़ाने की क्षमता है। ठीक। दूसरी चीज़ दक्षता बढ़ाने की क्षमता है। इससे ईंधन उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी बढ़ाने की क्षमता है। इसमें ईंधन उत्पादन और पेट्रोलियम सामग्री के उपयोग की दक्षता बढ़ाने की क्षमता है। फिर बात करेंगे नैनो क्लिनिक से संभावित खतरा भी होगा, चुनौती भी है। जैसे क्या है, नैनो तकनीक से संबंधित संभावित खतरा या चुनौतियाँ क्या हैं। तो नैनो तकनीक पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, अन्य सुरक्षा चिंताओं के लिए खतरा बन सकती है। यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इससे संभावित जोखिम क्या बहस का विषय बना हुआ है। फिर चूंकि मानव निर्मित नैनो पार्टिकल्स स्वाभाविक रूप से नैनी नहीं है, जीवित जीव उनसे सामना करने में क्या है, असमर्थ भी हैं। ठीक है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार पर नैनो टेक्नोलॉजी के प्रभाव को अभी पूरी तरह से जांच बाकी है। ठीक। फिर सरकार के उपाय भी हैं। सरकार के क्या उपाय भाई? औद्योगिक नैनो उत्पादों को विनियमित करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी नियामक बोर्ड का गठन कर रही सरकार। बेंगलुरु, मुंबई देखिए इन्होंने अंग्रेजी में लिख रखा है, ये हिंदी में लिख सकती थी और ये इनका उत्तर सही हो जाता। ठीक है। कोलकाता में भारतीय नैनो विज्ञान संस्थान जैसे नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है। नैनो मिशन, नैनो तकनीक के विकास के लिए 5 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपया आवंटित भी किया गया है। सरकार का उपाय है, सरकारी प्रयास है। ठीक है। फिर बात करें महत्व या परिणाम क्या है। महत्व क्या भाई? नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। मतलब ठीक है ना। और इस प्रकार नैनो मिशन ने देश में एक अच्छा इकोसिस्टम स्थापित करने में मदद किया है, ताकि फ्रंट रैंकिंग के बुनियादी अनुसंधानों को आगे बढ़ाया जा सके और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। अब हम इसके बाद निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में नैनो तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। अब अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी सेकंड पेपर का ही है। ठीक है। और आप देखेंगे तो इसमें लगभग सारे प्रश्न जो होंगे वो सेकंड पेपर से ही संबंधित होंगे। वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए, उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए, फिर इस समस्या को हल करने के लिए सरकार के प्रमुख पहलों की चर्चा भी कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं भाई।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की जीडीपी में लगभग 18.8%, निर्यात में 13% और रोजगार में 50% का योगदान देता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी कृषि ही एक ऐसा जीवंत क्षेत्र बनकर उभरा है जिसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। आप डाटा भी यहाँ दे सकते हैं। 2020-21 में 3.9% की वृद्धि देखी गई थी। भारत के लिए कृषि का महत्व न केवल खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, उद्योगों के लिए, पैराग्राफ चेंज करने के लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के लिए कृषि का महत्व न केवल खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यात संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण, गरीबी निवारण, धारणीय विकास को सुनिश्चित करने वाला साधन भी है। यद्यपि भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और भारत अपने खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, परंतु परंतु भी देना पड़ेगा, अभी भी भारतीय कृषि क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं विद्यमान हैं। इसको हम देख सकते हैं इस प्रकार से। समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या भैया तकनीकी समस्या है, फिर प्राकृतिक समस्या है, संस्थागत समस्या है, आर्थिक समस्या है। तो कई सारी समस्याएं इसमें आ जाएंगी। अब अगर हम आर्थिक समस्या की बात करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं किसानों की आवश्यकताओं की तुलना में ऋण सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हैं। दूसरी बात, सब्सिडी वितरण व्यवस्था में कमी है, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। फिर कृषि आधारित उद्योगों की कमी है। कृषि क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुतायत में पाई जाती है। फिर तकनीकी समस्या क्या है कि कृषकों द्वारा कृषि हेतु परंपरागत दृष्टिकोण रखना, ये एक समस्या। निम्न कृषि यांत्रिकरण, जनसंख्या दबाव के कारण मशीनों का कम उपयोग होता है। उच्च उत्पादकता, बीज कम महंगा होना, ठीक है। कृषकों का आधुनिक तकनीकी यंत्रों के बारे में जानकारी का अभाव है और इसके अ, उपयोग में प्रशिक्षित भी नहीं है वो, ठीक है। फिर अगला है संस्थागत समस्या क्या है? देखो, संस्थागत समस्या ये है कि जोत का आकार छोटा है। लगभग 85% किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि जोत रखते हैं, ठीक है। फिर भूमि का दोषपूर्ण व्यवस्था है, निम्न सिंचाई है, अवसंरचना और विद्युत की कमी है, अपर्याप्त भंडारण सुविधा है, ऊर्जा नहीं, अच्छी और व्यवस्थित विपणन प्रणाली की भी कमी है, पीपीपी परियोजना कम है यहाँ पे। फिर प्राकृतिक समस्या क्या है? मानसून पर अत्यधिक निर्भरता है, मानसून की अनियमितता है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी है, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। फिर जलवायु परिवर्तन भी एक समस्या है। मतलब आप इस प्रकार से अगर अपना उत्तर लिख देंगे तो ये है कि आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छा खासा मतलब कि आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर उपयुक्त कृषि समस्याओं के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, खाद्यान्न संकट जैसी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। अतः कृषि समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे उत्पादन से पहले क्या करेंगे? तो उत्पादन से पहले हमको भूमि जल साधनों का समन्वित प्रबंधन करना होगा भाई। दूसरा, किसानों के लिए ऋण सुविधाओं का प्रबंधन करना होगा। मृदा स्वास्थ्य की उचित जांच व्यवस्था का उपलब्ध करना होगा, ठीक है, को उपलब्ध करना होगा। कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना होगा। कृषि क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। साथ में किसानों को आधुनिक तकनीकी यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें प्रेरणा देना है, ठीक है। फिर फसल के दौरान क्या होगा? सिंचाई प्रणाली में व्यापक सुधार होना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई का विकास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी है रासायनिक और जैविक खाद्य का उचित प्रयोग है, कीटनाशकों का उचित प्रयोग है, सोलर पंप की सुविधा। आज आपदा में फसल नुकसान होने पर बीमा योजना का लाभ भी होना चाहिए। फिर उत्पादन के बाद क्या करना होगा कि अच्छी भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात है एमएसपी पर फसल की खरीदारी और बिचौलियों का उन्मूलन होना चाहिए। तीसरा है अच्छे और व्यवस्थित विपणन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तक माल की पहुंच आसान बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये बढ़िया कंटेंट है, लेकिन इन्होंने नंबरिंग कर रखी है, ये नंबरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये गलत इफेक्ट डालता है। इसकी जगह पे आप स्टार दे सकते हैं, बुलेट दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब सरकार द्वारा जो प्रयास हुए हैं वो क्या है? प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम 2015 के तहत मृदा की अम्लीयता की जांच कर किसानों को बताया जाता है कि कौन सी फसल इसमें बोई जाए। दूसरा है
किसान क्रेडिट कार्ड, इसके द्वारा बीज, खाद, मशीन के लिए ऋण उपलब्ध होता है। कृषि विज्ञान केंद्र और मेरा गांव मेरा गौरव के तहत वैज्ञानिकों की पहुंच को खेत तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से क्षति फसलों हेतु सहायता राशि। पीएम सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, हर खेत तक पानी पहुंचाना था। ब्याज अनुदान योजना, ई नाम ऑनलाइन विपणन सुविधा। पीएम आशा योजना के तहत किसानों और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना। पीएम किसान योजना है, किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1982 में 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी की गई। ये भी एक सरकार की पहल है। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2019 से 22 तक के कृषि विकास हेतु अम्ब्रेला योजना है ये, ठीक है। फिर 2022 तक किसानों की आय भी दुगुना करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 7 सूत्री कार्यक्रम भी दिया गया है। अब निष्कर्ष के रूप में बात कर सकते हैं। निष्कर्षतः भारत की कृषि एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के पहल किए गए, परंतु सरकार को और भी ठोस अल्पकालिक दीर्घकालिक उपाय के जरिए कृषि को लाभकारी बनाना चाहिए, ताकि भारत का समावेशी विकास हो सके। तो ठीक है, ये वाला भी प्रश्न हो गया आपका। अब इसके आगे जो प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित, तो इसको भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्ति, कार्य और उपलब्धि का वर्णन करें। देखिए 44वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें भारत के राज्यों की राज्य व्यवस्था शासन प्रणाली में मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है, तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो जल्द ही विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। राज्य की मुख्यमंत्री की स्थिति लगभग केंद्र के प्रधानमंत्री के समान होती है, ठीक है। योग्यता की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों के समान, ठीक है। दूसरी चीज 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ याद रखना, भारत का नागरिक की बात हो रही है, ना कि भारत में जन्मा नागरिक की बात हो रही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर किसी सदन का संचालन होने पर वो 6 महीने में सदस्यता ग्रहण करता है। मान लीजिए किसी सदन का सदस्य अगर नहीं है, ठीक है, तो ये होता है कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन 6 महीने में वो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी उनको, चाहे वो विधानसभा या फिर विधान परिषद से। अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों है तो किसी में से एक का करना पड़ेगा। अगर विधानसभा ही है उस राज्य में तो वहाँ पे विधानसभा से ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बिहार की बात हो रही तो बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, इसलिए दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 164 राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यदि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो ये विधानसभा बहुमत प्राप्त तक अपने पद पर रहेगा। फिर सामान्य स्थिति में इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। कार्य और शक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन में राज्यपाल को परामर्श देता है भाई। मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनके विभागों में परिवर्तन भी करता है। साथ ही किसी मंत्री के कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होकर राज्यपाल को परामर्श देकर उसे पदच्युत भी करवा सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाता है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वसम्मति से निर्णय भी लेता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का निर्णय सर्वमान्य होता है। फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है।
मुख्यमंत्री ही राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता होता है। संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के परामर्श को मानना या ना मानना राज्यपाल पर निर्भर करता है, परंतु व्यावहारिक रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से सामान्यतः इनकार नहीं कर सकता है। फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देकर, देखिए बार बार इस शब्द का प्रयोग करना ना, ये भी थोड़ा इरिटेशन लाता है, ठीक है, इस बात से आपको बच के रहना है। परामर्श देकर विधानसभा का समय से पूर्व विघटन करवा सकता है। फिर मुख्यमंत्री विधानमंडल के नेता होने के साथ साथ राज्य की जनता के का भी नेता होता है। राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है। उपरोक्त के आलोक में हम कह सकते हैं कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान शक्तियां मुख्यमंत्री में ही निहित होती हैं। उपलब्धि की बात करें तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो इस समय है श्री नीतीश कुमार द्वारा 2005 में सत्ता संभालने के बाद शासन प्रशासन के क्षेत्र में सुशासन, पारदर्शिता, समावेशी विकास के साथ साथ जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं, जो बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु मील का पत्थर साबित हुआ है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने उन्हें 8वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का दायित्व सौंपा। वर्तमान बिहार सरकार की मुख्य उपलब्धियों को हम देख सकते हैं, जैसे राज्य की विधि व्यवस्था सुधार कर कानून का राज्य स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की नियुक्ति कर तथा न्यायालयों में से समन्वय कर स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा दिलवाया गया है, ठीक है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, ठीक है। कानूनी और संस्थागत व्यवस्था अपनाकर भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, ठीक है। फिर आय से अधिक संपत्ति उपार्जित करने और पद का दुरुपयोग करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध मामले दर्ज कर उन्हें सजा दिलाने और संपत्ति मतलब, ठीक है, जब्त भी की अवैध संपत्ति जो है। इसके अलावा प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया है। फिर पंचायती राज संस्थाओं के और नगर निकायों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। फिर महिला बटालियन का गठन हुआ है। पुलिस बलों अन्य सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण भी है, ठीक है। महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। महिलाओं के आत्मबल, विश्वास, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का कार्य किया गया है बिहार सरकार के द्वारा ही। फिर विद्यालय से वंचित वर्गों का दाखिला सुनिश्चित कराने, लड़के लड़कियों के बीच अंतर को कम करने हेतु बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई है। फिर युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए बिहार कौशल मिशन के अंतर्गत दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, कुशल युवा प्रोग्राम तथा युवा तथा युवतियों के लिए उद्यमी योजना आदि की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। फिर आर्थिक सामाजिक विकास में उत्तम, ठीक है, संरचनाएं जैसे सड़क, पुल है, बिजली का उत्पादन है, 2025 तक है ना, बोला गया है। इसमें प्रीपेड मोटर लगाया जाएगा और विद्युत रहित गाँव को विद्युतीकरण योजना से जोड़ा जाएगा। फिर विकास की रणनीति में वृद्धि दो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। विकास की रणनीति में कृषि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भाई। 89% जनसंख्या गांव में निवास करती है। 76% जो संरचना है, जनसंख्या है, वो कृषि पर ही निर्भर है। फिर द्वितीय हरित क्रांति के आगाज के साथ इंद्रधनुषी क्रांति लाकर हर भारतीय, ठीक है, थाली में एक व्यंजन का नारा बुलंद किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अनाज, शहर, दलहन, मशरूम, है ना, फिर तिलहन, अंडा, ऐसे करके ये सब इसके उत्पादन रहे हैं। इसके भंडार ये सब इसमें रहा। फिर प्राथमिक स्वावलंबन केंद्र, जिला अस्पताल इत्यादि के ठीक ढंग से क्रियाशील बनाकर संचालित किया गया है। फिर सामाजिक सुरक्षा के मामले में पेंशन योजना है,
ठीक है, ये सब है। फिर सरकार अपना 7 निश्चय योजना जो फर्स्ट सेकंड की शुरुआत की गई, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर सरकार ने साहसपूर्ण और वायदे के अनुरूप कार्य किया है। जनता से सीधे सफाई, ठीक है, जनता से सीधी सफाई और मतलब करने हेतु जनता सरकार में जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। जनता से सीधे संपर्क, सॉरी, जनता से सीधे संपर्क, इनके लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इस प्रकार 2005 से लेकर अब तक बिहार सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिसके कारण बिहार राज्यों की श्रेणी से बाहर निकलकर चौमुखी विकास की ओर लगातार अग्रसर है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री की उपलब्धि से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब एक प्रश्न और है, ये भी देख लेते हैं अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है तो। ठीक है, या फिर इसको अब रहने देते हैं, इसको कल वाली वीडियो में हम देख लेंगे, मतलब अगली वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो अब डेली चलती रहेंगी बराबर से, 4-5 प्रश्न तक की रोज़ वीडियो बनेगी। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों का अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, और उम्मीद रहेगी कि जो प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, हो सकता है कि ये प्रश्न तो ना आए, ये सच नहीं कहेंगे कि ये प्रश्न आ ही जाएगा, लेकिन ये है कि इससे मिलता जुलता प्रश्न अगर आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं भी समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।